गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के क्रम में आज हम फाइबर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फाइबर प्लांट्स जो हैं वो हमारा बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 का इकोनॉमिक बॉटनी वाला पार्ट है, जिसमें हम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। इसमें आज हम रेशे के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर प्लांट्स के बारे में। आदिकाल से ही जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ, उसके साथ ही 3 मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो रही: भोजन, कपड़ा एवं आवास। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। प्रकृति ने मानव को आवास और भोजन के साथ साथ वस्त्रों की आपूर्ति हेतु भी प्लांट्स उपलब्ध कराए हैं, पादप उपलब्ध कराए हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, पादप रेशों का उपयोग किया जाने लगा। क्या है पादप रेशे? प्लांट फाइबर क्या है? पौधों में उपस्थित मोटी भित्ति युक्त पॉइंटेड लिग्निफाइड डेड द्रढ़ोत्की कोशिकाएं जो हैं वो वनस्पतिक भाषा में फाइबर कहलाती है। प्रोटोप्लास्ट विहीन कोशिकाओं की भित्तियों पर सेलुलोज का आवरण चढ़ा होता है। ये कोशिकाएं एकल या समूह में पाई जाती हैं। इन रेशों की लंबाई 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसमें थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। और इनका कार्य पौधों को स्ट्रेंथ प्रदान करना है, दृढ़ता प्रदान करना है। उपयोगिता, संरचना, ओरिजिन के आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं रेशों को, जिसमें उपयोगिता के आधार पर हम इनको टेक्सटाइल फाइबर, ब्रश फाइबर, फिलिंग फाइबर, पेपर फाइबर, नेचुरल फाइबर आदि में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि अलग अलग प्लांट से हमें मिलते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, उसमें हम बास्ट फाइबर, हार्ड और स्ट्रक्चरल फाइबर, सरफेस फाइबर आदि में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन में हम जाइलम फाइबर, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर आदि में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट फाइबर्स। इसी क्रम में आज हम प्लांट फाइबर्स की इस क्रम में आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लांट फाइबर है। पादप रेशों में जो कॉटन का उपयोग है वो वस्त्र निर्माण में प्राचीनतम है, और आज भी वस्त्र निर्माण में जो काम आने वाला सर्वाधिक पादप रेशा है वो कॉटन या कपास ही है। और विश्व स्तर पर कपास की खेती जो है व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। इसका बोटेनिकल नेम है गॉसिपियम, जिसकी अलग अलग स्पीशीज है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये फैमिली मालवेसी का मेंबर है। इसका कॉमन नेम जो है वो कॉटन है या रुई। ओरिजिन एंड हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी है, मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है, और पाकिस्तान में 3000 बीसी बिफोर क्राइस्ट कपास का उल्लेख जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में है भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कॉटन की जो कृषि है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्ट, सूडान जैसे देशों में जो कपास है, जो कॉटन है, इसको प्रमुख व्यावसायिक फसल के रूप में उगाया जाता है। यद्यपि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कपास कृषि भूमि है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है। चीन कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और भारत में जो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन है वो गुजरात में होता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा आदि में भी इसकी वो की जाती है, खेती की जाती है।
टाइप्स ऑफ कॉटन स्पीसीज, इसकी कौन कौन सी जातियां हैं जो कि इसमें हम देखेंगे। गॉसिपियम की गॉसिपियम जीनस की लगभग 20 जातियां हैं और इसमें से 4 जातियां हैं जिनका आर्थिक महत्व है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरियम, दिस इज आर्बोरियम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस। तो गॉसिपियम आर्बोरियम में इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो इंडो चाइना माना जाता है। गोसिपियम हर्बेसियम का जो उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका माना जाता है। गोसिपियम हिरसुटम का जो ओरिजिन है वो मेक्सिको और मध्य अमेरिका माना जाता है और इसे नए वर्ल्ड की कपास भी माना जाता है, गोसिपियम हिरसुटम को। और गोसिपियम बार्बाडेंस, जैसे कि आइलैंड कपास या पीमा कॉटन भी कहा जाता है, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो ब्राजील को माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इनकी कृषि मिस्र व वेस्ट इंडीज में होने के कारण इन्हीं के नाम से इनकी प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। इजिप्शियन कॉटन, ये जो है कपास की प्रजाति सूडान, अमेरिका, मिस्र, मेक्सिको आदि देशों में इसकी खेती की गई। उत्तम किस्मों में वस्त्र निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और सी आइलैंड कॉटन या समुद्री द्वीप कपास, वेस्ट इंडीज के द्वीपों में इसकी कृषि हुई। इसका रेशा भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आते हैं हम बोटेनिकल कैरेक्टर्स। ये कपास का पौधा है जिसपे फ्लावरिंग है और ये कपास का रेशा है। कपास का पौधा अधिकतर 1 से 2 मीटर ऊंचा एक श्रब है जो कि एक वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकता है। मुख्य स्तंभ सीधा एवं एक शाखित यानी कि मोनोपोडियल होता है, जिस पर की स्पाइरल उसमें पर्ण व शाखाएं लगी हुई होती हैं। गोसिपियम पादप में 2 प्रकार की शाखाएं, एकलाक्षी जिनमें कक्षस्थ कलिकाओं से विकसित होती है और सिम्पोडियल जो कि अतिरिक्त कक्षस्थ कलिका से उत्पन्न होती है, विकसित होती है। गॉसिपियम की जो पत्तियां हैं वो स्टिपुलेट, सरल, रोम युक्त व पामेटली लोब्ड होती हैं। पादप के पुष्प बड़े, द्विलिंगी, सॉलिटरी, एक्सिलरी एवं परसिस्टेंट एपिकैलिक्स इसमें होते हैं और इसके बाह्य दल जो है वो भी परसिस्टेंट होते हैं। गॉसिपियम का फ्रूट जो है वो कैप्सूल होता है और जो बॉल कहलाता है। यह गोल या दीर्घाकार या अंडाकार हो सकता है जो कि 3 to 5 कोष्ठ युक्त होता है। ये कोष्ठ जो हैं ये लॉक्स कहलाते हैं और प्रत्येक लॉक्स में 6 से 9 या ज्यादा बीज होते हैं जिनकी सतह पर, बीजों की सतह पर लिंट या फज धागे अथवा रेशे उपस्थित होते हैं और इसी लिंट से हमें ये रुई प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इसकी पारिस्थितिकी किस प्रकार से होती है। तो गॉसिपियम जो है वो गर्म व शुष्क अवस्था अथवा उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा ही हमने पहले भी देखा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इस पादप के लिए 21 से 27 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो अच्छा होता है, लेकिन 21 से 43 डिग्री में भी इसकी खेती की जा सकती है। प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में उच्च तापमान तथा नमी की तथा बाद की अवस्थाओं में, जबकि फ्लावरिंग स्टेज होती है तब कम तापमान एवं कम नमी इसमें रिक्वायर्ड होती है। और पादप की वृद्धि जो है 60 से 80 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होने वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं, यानी कि 60 to 85 सेंटीमीटर जो है ना रेनफॉल इसके लिए ऑप्टिमम माना जाता है। और गॉसिपियम के लिए एज फार एज सॉइल इज कंसर्न, गॉसिपियम के लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल अच्छी रहती है, लेकिन ऐसी मिट्टी जिसमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। गॉसिपियम की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अधिकता में होनी चाहिए। अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कपास की खेती में क्या क्या करना होता है।
सबसे पहले तो जैसे हर एक फसल की खेती के लिए आपको खेत तैयार करना होता है, तो बहुत अच्छे से इसकी प्लोइंग की जाती है। उसके बाद में जो है सोइंग की जाती है। सोइंग जो है इसकी जलवायु के अनुसार समय में अंतर होता है अलग अलग जगहों पे। अप्रैल से अगस्त में जो सेलेक्टेड सीड्स हैं उनसे इसकी खेती की जाती है। कई बार बीज अंकुरण समय को कम करने के लिए उन्हें पानी में भिगोया जाता है और पंक्ति के मध्य पर्याप्त दूरी 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले गोबर और की नाइट्रोजन की खाद दी जाती है और इस प्रकार से गॉसिपियम में पुष्पन की क्रिया लगभग 2 माह पश्चात प्रारंभ हो जाती है। एक साथ पुष्पन नहीं होता है गॉसिपियम में। पुष्प की कलियां खिलने के साथ साथ सफेद फूल दिखाई देते हैं और ये फलपुंज जो है 3-4 दिन में ही लाल होकर गिर जाते हैं। अब तक बॉल परिपक्व हो जाता है। सीड पॉड जो है वो पक जाता है, जो कि 6 से 9 सप्ताह में विकसित होकर खुल जाता है और चमकीली रुई नजर आने लग जाती है। अब कपास की चुनाई प्रारंभ होती है, जो कि 15 दिन के अंतराल पर 3-4 बार की जाती है। चुनाई का कार्य जो है वो हाथ से या मशीन से किया जा सकता है। दिस इज कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। नाउ कम्स प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कपास से धागा कैसे प्राप्त किया जाता है, ये विभिन्न चरणों में इसको किया जाता है, जो कि चरण इस प्रकार से हैं। गिनिंग या ओटना, इस प्रक्रिया के द्वारा कपास के बीज से रेशों को हटाया जाता है, जिसको कि गिनिंग कहते हैं और ये पूरी तरह से मशीन से होती है। जो पहले बीज को रोलर गिन में डाला जाता है, उसके बाद में 100 गिन में डाला जाता है और अब रेशे विहीन जो बीज निकलते हैं उनको हम बिनोला कहते हैं, उससे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है गांठें बनाना, जिसको कि बॉइलिंग भी कहते हैं। अब जो प्रथम चरण से जो प्राप्त कपास है उसको हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर गांठें बना ली जाती है और प्रत्येक गांठ जो है वो 500 पाउंड की होती है। अब इन गांठों को धागा निर्माण के लिए भेजा जाता है। नाउ पिकिंग, चयन करना। तृतीय चरण में प्रथम एवं द्वितीय चरण के दौरान रुई या कपास में फंसे कचरे को हटाने का काम किया जाता है और एक समान मोटाई की परत बनाई जाती है। इसके बाद में आता है धुनाई या कॉर्डिंग। तृतीय चरण से प्राप्त साफ सुथरी चद्दरनुमा कपास की धुनाई की जाती है। इसका उद्देश्य रेशों के गुच्छे से प्रत्येक रेशे को पृथक करना होता है। इस कार्य को हाथ या मशीन से किया जाता है। सारे कामों में ये मैन्युअली भी होता है और ये मशीन से भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेज कॉम्बिंग या कंकतन। इस चरण में पृथक किए गए रेशों से छोटे रेशे अलग किए जाते हैं। देन कम्स कर्षण या ड्रॉइंग। इस चरण में पृथक किए गए लंबे रेशों को सीधा किया जाता है और पोनियां बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट जो स्टेज आती है दैट इज ट्विस्टिंग या कातना। इस चरण में कपास की पोनियों से धागा बुना जाता है और फिर इस धागे को कपड़ा निर्माण हेतु मिल में भेजा जाता है। इस प्रकार से गिनिंग, बॉइलिंग, पिकिंग, कोडिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग, इन 7 स्टेजेस से गुजर के, जो कि सीड से शुरू होती है जिसपे कि कपास का धागा लगा होता है, से लेके और कपास की पोनियां बनाने के बाद में उनसे धागा बुना जाता है, वहां तक का जो प्रोसेसिंग का ये हमने समझा। कपास के रेशे का वर्गीकरण और उसकी विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन फाइबर। कपास जो है वो लंबाई के आधार पर रेशों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। लॉन्ग स्टेपल फाइबर, इन तंतुओं की लंबाई सर्वाधिक होती है 26 से 60 मिलीमीटर। संगठन तथा चमकीले रंग में उत्तम होने के कारण उच्च स्तरीय वस्त्र निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि समुद्री द्वीप कपास और इजिप्शियन कपास। ये आइलैंड कॉटन एंड इजिप्शियन कॉटन जो है ये इनसे हमें कौन से मिलते हैं, लॉन्ग स्टेपल फाइबर। मीडियम स्टेपल फाइबर जो है इनकी लंबाई 15 से 50 मिलीमीटर तक हो सकती है और ये अपनी कम चमक एवं खुरदरे संगठन के कारण ये
उत्तम वस्त्र निर्माण में इनका उपयोग नहीं किया जाता। ये अमेरिकन कॉटन। एंड थर्ड वन इज शॉर्ट स्टेपल फाइबर। इनकी लंबाई अत्यंत कम होती है और चमक भी कम होती है और खुरदरे भी होते हैं। तो ये एशियन एवं इंडियन कॉटन जो है वो ये वाली है। भारत में कपास के व्यावसायिक महत्व को देखते हुए उन्नत किस्मों हेतु जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है उसमें बहुत काम चल रहा है और वहाँ पे कई सारी इसकी उन्नत किस्मों का विकास भी किया गया है, जैसे कि कृष्णा, सुजाता, भारती, K8, महालक्ष्मी, MCU7, बीकानेर नरमा, गंगानगर अगेती, RST9 आदि। नाउ कम्स यूजेस ऑफ कॉटन। ये हम सभी जानते हैं कि जो गॉसिपियम या कपास के सभी अंग उपयोगी हैं। रेशा मिलता है और पशुओं हेतु इसका फूड मिलता है। कपास के रेशे जिन्हें लिंट कहते हैं अन्य प्रकार के रेशों से मिलाए जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की सूती या मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं। उन्नत किस्म के सूती वस्त्र भी बनाए जाते हैं। छोटे रेशे जिन्हें फज कहते हैं उनका गद्दे तकिए भरने में उपयोग किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण रस्सी, कैनवास, दरिया, टापर आदि बनाए जाते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में काम आती है। मर्सराइज्ड कॉटन बनाई जाती है। इसके अलावा इससे कीटाणु रहित कॉटन पट्टियां तैयार की जाती हैं जो कि हॉस्पिटल में काम आती है। कपास के बीज से प्राप्त बीज जिन्हें बिनोला कहते हैं, इससे खाद्य तेल का निष्कर्षण होता है। और खाद्य तेल से बने पदार्थ जैसे कि हम केक कहते हैं वो पशु आहार में काम आता है। इस प्रकार से ये पूरी तरह से इसकी हर एक चीज जो है वो कपास की हमें काम आती है। पत्तियों का उपयोग जो है मृदा संरक्षण हेतु किया जा सकता है। इस प्रकार से जो ये है जो कॉटन है ये पूरी तरह से हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रकार से हमने इसमें आज प्लांट फाइबर में कॉटन के बारे में हमने पढ़ा। कॉटन की बॉटनिकल कैरेक्टर्स हमने पढ़े, इसका किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है फाइबर की वो हमने देखा, यूजेस हमने देखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।